हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर आपकी 3 क्लासेस होती हैं। वनडे एग्जाम टारगेट पर आप सभी की 3 क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग 10 बजे और दोपहर के 3 बजे। मॉर्निंग 10 बजे, दोपहर के 3 बजे। दोपहर के 3 बजे आप सभी का मॉडल पेपर चलता है जूनियर सुपर टेट, स्पेशली जूनियर सुपर टेट के लिए मॉडल पेपर ये चल रहा है। तो आप लोग एग्जाम तक ये मॉडल पेपर अगर कर लेंगे तो इसमें से कोई ऐसा नहीं बचेगा जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। मतलब इतना ज़्यादा ये मॉडल पेपर हो जाएगा एग्जाम तक, यहाँ से आपके मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। मॉडल पेपर जरूर 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 इस क्लास को ज्वाइन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होती है। इवन एग्जाम से पहले आप 5 ही 6 मॉडल पेपर कवर करते हैं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ जाता है। और उसके बाद शाम की क्लासेस होती है शाम को 7:30 बजे। और आपकी वनडे एग्जाम्स 2.0 पर डेली 8 बजे करंट अफेयर की क्लास चलती है। करंट और जीएस का कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ चलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताते चलते हैं, सुबह 8 बजे जो करंट की क्लास चलती है, करंट इतना ज़्यादा स्कोरिंग है आपके, चाहे जो भी एग्जाम हो करंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इसमें तो बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होगा। आप पिछले सुपर टेट के एग्जाम में देख लेंगे तो करंट से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था। और आप सभी को बता दें, ये सोशल साइंस एसएसटी का मॉडल पेपर है। एसएसटी का मॉडल पेपर है और 5000 क्वेश्चन की सीरीज हमने स्टार्ट की थी एनसीईआरटी से, तो उसमें भी ये हमारा अगला वीडियो है। और एसएसटी का मॉडल पेपर भी, और साथ ही साथ में पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। देखिए, सेकंड पेपर की तो जान है। फर्स्ट पेपर में जो आपका जीएस पूछा जाता है, जीएस में आपका हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, साइंस आता है, सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो ये फर्स्ट और सेकेंड दोनों पेपर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो चलिए शुरू से लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बस इतना करना है, प्यार से करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? सिंधु सभ्यता ऐतिहासिक युग, पुरा ऐतिहासिक, परा ऐतिहासिक या फिर आद्य ऐतिहासिक युग से किससे संबंध रखती है? विकल्प यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, ऑप्शन डी, आद्य ऐतिहासिक युग से। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में लिंक को शेयर कर देंगे जिससे कि सभी तक वीडियो पहुंच सके। और आप लोग एकदम से एक्टिव होकर के, एनर्जेटिक होकर के रिप्लाई किया करिए, ठीक है? समय ज़्यादा नहीं है, काम बहुत ज़्यादा करना है। विकल्प आपका डी सही हो जाता है। देखिए, आपको मैंने यहाँ पर डिटेल में बताया था, पूरा जो हमने ये जूनियर एसएसटी का सेकंड पेपर था उसका सिलेबस कवर किया है। तो सिलेबस में पहला आपका टॉपिक था इतिहास जानने के स्रोत, उसमें पहला ही पेज वो मैंने कवर किया था। इसमें बताया था कि इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, मेनली 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन सा भाग है? पहला है पूर्व, जिसे हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। तीसरा है ऐतिहासिक काल। तो पूर्व या प्राक ऐतिहासिक काल, इसमें कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल है, इसमें सामग्री, लिखित सामग्री उपलब्ध तो है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता। जो ऐतिहासिक है तीसरे नंबर का, इसमें इसे पढ़ा जा सकता है, लिखित सामग्री भी उपलब्ध है और इसे पढ़ा भी जा सकता है, ठीक है? तो जो सिंधु सभ्यता है वो आद्य ऐतिहासिक युग से संबंध रखती है। सिंधु सभ्यता काल के लोग लिखने की कला से परिचित थे लेकिन वो उसे अच्छी तरह से पढ़ा नहीं जा सकता, सिंधु सभ्यता के लेख को पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसे आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया, जैसा कि हमने अभी आपको कैटेगराइज करके बताया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का स्थानीय मतलब क्या है? जितना क्वेश्चन आप कवर कर लेंगे इसमें से एक भी ऐसा नहीं होगा जो आपके एग्जाम में मतलब छूट जाए। वनडे एग्जाम टारगेट से जुड़े हुए हैं तो एग्जाम में आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपका पढ़ा हुआ ना रहेगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या है? विकल्प कौन सा सही होगा? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, मृत मनुष्यों का टीला। मोहनजोदड़ो का स्थानीय मतलब है मृत मनुष्यों का टीला, ठीक है? मोहनजोदड़ो को हम सिंध के नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? नखलिस्तान के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई? 1922 में। किसके द्वारा हुई? राखलदास बैनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? राखलदास बैनर्जी के द्वारा। क्लियर है? चलिए, यहां पर ये भी जानते चलिए, मोहनजोदड़ो जो सभ्यता है ये किस नदी के किनारे विकसित हुई? सिंधु नदी, ठीक है?
चलिए यहीं पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप तैयार करते रहिए। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके जो खोजकर्ता थे यानी कि उत्खननकर्ता, जैसे इसमें आपको मैंने बताया राखलदास बैनर्जी, तो ये हैं दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स। कब किए थे? 1921 में हड़प्पा की खोज। ठीक है, और इससे संबंधित जो नदी है रावी नदी है। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? किसमें से खोजा जा सकता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, सामवेद। ऑप्शन बी सही होता है, सामवेद। ठीक है, तो सामवेद का संबंध किससे है? सामवेद का संबंध संगीत से है, और भारतीय संगीत के इतिहास के क्षेत्र में सामवेद की अगर हम बात करते हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहीं पर आपको बताना है सामवेद में कुल कितनी ऋचाएं हैं। सामवेद से रिलेटेड भी हमने आपको फैक्ट बता दिया है, डिटेल में सारा बताया है। इतिहास जानने के स्रोत में हमने पूरा बता दिया है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो जो गाई जा सकने वाली ऋचाएं हैं इनका संकलन सामवेद में किया गया। इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? उद्रात्री। इनके पाठकर्ता को उद्रात्री कहा जाता है, और इसे ही भारतीय संगीत का जनक भी कहते हैं। ठीक है, इसे ही भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। और सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिसमें से 75 के अतिरिक्त सभी ऋग्वेद से ली गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, फटाफट से रिप्लाई करते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, जैन धर्म। ऑप्शन सी सही हो जाता है, जैन धर्म। ठीक है, तो जैन धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए। कितने हुए? 24। जैन धर्म के पहले जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? ऋषभदेव, ऋषभदेव। और इन्हीं को जैन धर्म के संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। क्लियर है? चलिए, और यहाँ पर आपको महावीर स्वामी से रिलेटेड बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। देखिए, कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि जल्दी क्वेश्चन कराइए, मतलब उनको वीडियो जल्दी से खत्म करना होता है। वीडियो खत्म करना होता है, ये आप पे सूट नहीं करता है। आप ऐसे नॉर्मल एग्जाम देने जा रहे हैं क्या? इतने टफ कंपटीशन में आप जा रहे हैं जहां से कुछ आता ही पता नहीं कितने टफ लेवल के या फिर कैसे क्वेश्चंस आ जाएं। तो मतलब ये क्वेश्चन कर लेना कि जैसे किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हुए? जैन धर्म। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको लगता है परफेक्ट स्टडी? आपने 1 घंटा पढ़ लिया तो 1 घंटा ये एग्जाम डिमांड करता है? ये आप चाहते हैं? अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा मत चाहिए, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बस आपके अंतरात्मा की संतुष्टि इससे मिल सकती है कि आपने 1 घंटे पढ़ाई कर ली है। क्लास वही अच्छी होती है जब एक क्वेश्चन के साथ आपके कम से कम 8 से 10 फैक्ट तैयार कर दिए जाते हैं उसी क्वेश्चन से रिलेटेड। और यही चीज होता है, अगर ये हमने जैन धर्म पढ़ लिया तो इनके तीर्थंकर में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं ये महावीर स्वामी। महावीर स्वामी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, तो महावीर स्वामी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहां पर ये देखिए, एक क्वेश्चन के साथ आपके कितने क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। पढ़ना सीखिए,
क्लास करना सीखिए, समझना सीखिए, फिर आप एग्जाम में बैठने लायक बनते हैं। तो यहाँ पर महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए। इसके साथ आपको ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि महावीर का जो जन्म था 540 ईसा पूर्व कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था। वैशाली में भी एक स्पेशल जगह है जिसका नाम है कुंडग्राम। ठीक, क्वेश्चन जोड़ते चलिए कितना तैयार होता है। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है, माता त्रिशला थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी? लिच्छवी, लिख देते हैं, लिच्छवी के राजा चेटक की ये बहन थी त्रिशला। और महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा। जोड़ते चलिए कितने क्वेश्चन तैयार हुए और इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने तैयार हुए। तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा और पुत्री का नाम क्या था? पुत्री का नाम अनुजा। अनुजा प्रियदर्शनी था। नाम पहले मतलब से रखे जाते थे, मतलब उसका कुछ मतलब निकले। और महावीर के बचपन का नाम था वर्धमान। क्लियर है? चलिए, और यहां पर आपको बताते चलते हैं महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महावीर ने अपना जो उपदेश दिया था प्राकृत, प्राकृत इसे हम अर्धमागधी भी अगर कहेंगे तो आप वही समझिएगा, अर्धमागधी, यानी कि एग्जाम में अगर अर्धमागधी आ गया या फिर प्राकृत आ गया तो दोनों एक ही मतलब, उसी पर टिक करिएगा। महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में दिया था। और महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? प्रथम अनुयायी उनके बने दामाद, दामाद बने, यानी कि प्रियदर्शनी के पति, उनका नाम था जामिल, इनके प्रथम अनुयायी बने थे। ठीक है, चलिए, और आपको यहां पर एक क्वेश्चन और बताते हैं जो कि स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। महावीर की जब मृत्यु हो जाती है तो महावीर की मृत्यु के बाद आर्य सुधर्मा एक अकेला ऐसा गंधर्व बचता है जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और जो जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक बना। प्रथम थेरा कहते हैं या फिर मुख्य उपदेशक आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। और यहाँ पर अगर आप ये जानना चाहते हैं तो फिर बाद में क्या हो जाता है कि जैन धर्म मतलब दो मतों में बट गया, दो संप्रदायों में बट गया था। किसमें किसने? श्वेतांबर और किस में बटा था? श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर में। ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर, सही से लिख लीजिएगा, श्वेतांबर और दिगंबर, तो दो संप्रदाय में बट गया था। श्वेतांबर जो थे ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और ये जो दिगंबर थे नग्न रहने वाले थे और ये थे भद्रबाहु के शिष्य। इसमें स्टोरी भी आती है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है, दो संप्रदाय हमने बता दिया। जैन धर्म के 3 रत्न भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैन धर्म के 3 रत्न कौन है? देखिए, पहला है सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन। दूसरा है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, पहला दर्शन सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण। ठीक, ये है। तो और यहाँ पर आपको ये बताते चलते, जैन धर्म में क्वेश्चन पूछा गया ईश्वर की मान्यता है कि नहीं है, तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में फिर किसकी मान्यता है? आत्मा की मान्यता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न नोट कर लीजिए, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया था, किस दर्शन से? तो आपका उत्तर हो जाएगा सांख्य दर्शन। नोट करिए कितने प्रश्न आपके तैयार हो रहे हैं, सांख्य दर्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए, और यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है। देखिए, जो खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण हुआ है, खजुराहो में जो भी क्वेश्चन हमको याद आ रहा है सभी एकदम से स्टैंडर्ड लेवल के हैं। खजुराहो में जैन मंदिरों का जो निर्माण किया गया था ये किसके द्वारा किया गया? चंदेल शासकों के द्वारा। किसके द्वारा? चंदेल शासकों के द्वारा। एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, चलिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैन समितियां हुई थी, जैन समिति हुई थी। पहली जैन समिति कब हुई थी? पहली जैन समिति हुई थी
लगभग 300 ईसा पूर्व में कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में, नोट कर लीजिए, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्थूलभद्र ने। दूसरी जैन समिति हुई थी 6ठी शताब्दी की लगभग, कहाँ पर? गुजरात के, कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में। कहाँ पर? गुजरात के वल्लभी में। अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण थे। ठीक, एक लास्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, महावीर स्वामी की मृत्यु होती है, निर्वाण उन्हें कब मिलता है, कहाँ पर मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये राजगीर बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हुआ था। पावापुरी राजगीर में हुआ था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, हो गया कंप्लीट। चल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, कितने क्वेश्चन हुए आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला है विकल्प जो भी मिले, अभी अगर यहाँ पर और सारे विकल्प हम कवर करें ना, बौद्ध धर्म, और भी अच्छे मैटर तैयार हो जाएंगे आपके। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? आपको बताना है उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता। देखिए, तक्षशिला, इंद्रप्रस्थ या फिर अवंतिका। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता, अवंतिका। ठीक है, देखिए जो उज्जैन है ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में उज्जैन भारत के प्राचीन ऐतिहासिक नगरों में इसे गिना जाता है। ये जो 16 महाजनपद थे ना, 16 महाजनपदों में से एक अवंत की, ये 2 राजधानियों में से एक थी। ये इसको अवंतिका भी कहा जाता है। 16 महाजनपद आप जानते हैं? 16 महाजनपद आपको बता दें, जब बुद्ध के जन्म के पूर्व ये पूरा जो भारतवर्ष था 16 जनपदों में बटा हुआ था। ठीक है, तो जैसे महाजनपद का नाम है, महाजनपद का ही नाम है अवंती। महाजनपद का नाम है अवंती और इसकी राजधानी उज्जैन, महिष्मती ये थी। और इसका जो क्षेत्र था ये मध्य प्रदेश का मालवा वगैरह ये सब था। ठीक है, ऐसे ही पांचाल था। ठीक है, पांचाल था, गांधार था। पांचाल और गांधार की जो राजधानी थी ये तक्षशिला थी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में जो इसका समय स्थान है रावलपिंडी और पेशावर है, पाकिस्तान का है। ऐसे ही मगध था जिसकी राजधानी जैसे गिरिब्रज या फिर राजगृह है, ये पटना और गया बिहार, ये आधुनिक क्षेत्र में, यही सब सारी चीज़ें इसी तरीके से थी। महाजनपद में मगध, काशी, वत्स, कोसल, अवंती, पांचाल, कुरु, मत्स्य ये सारी थी और इनकी राजधानियाँ अलग अलग थी और ऐसे ही उसका क्षेत्र भी बटा हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में किसको हराया था? विकल्प कौन सा सही होगा? सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में किसको हराया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, पोरस को हराया था। ऑप्शन ए सही होता है, पोरस। ठीक है, सिकंदर देखिए यूनान का एक छोटा सा राज्य था जिसका नाम था मकदूनिया। क्या नाम था? मकदूनिया इसका शासक था और मकदूनिया को ही हम मेसोडोनिया के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर और पोरस के मध्य, अब यहाँ पर नोट करिएगा, सिकंदर और पोरस के मध्य लगभग 326 ईसा पूर्व में कहाँ पर? झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ था। उसे हम हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं या फिर वितत्सा के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर की सेना यहां पर किसको हराती है? चलिए, पोरस को। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया की राजधानी उस समय किस नाम से जानी जाती थी? तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र, सारनाथ। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, पाटलिपुत्र। सम्राट अशोक ने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उनकी राजधानी का नाम उस समय पाटलिपुत्र था। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए है, किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा? कौन सा गुप्त सम्राट था जिसने अपना नाम कविराज रखा? चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर कौन से गुप्त? ऑप्शन ए सही हो जाता है, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को इतिहास में हम कविराज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? कविराज। और यहीं से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कला और संस्कृति से रिलेटेड कि समुद्रगुप्त ही सिक्के पर बीड़ा बजाते हुए दिखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्नलिखित में से बीड़ा बजाते हुए किसकी तस्वीर सिक्के पर दिखती है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया। उत्तर आपका हो जाता है सही, समुद्रगुप्त। ठीक है, और इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा, तो सिक्कों में गरुड़ प्रकार का सिक्का बड़ा फेमस था, बहुत ही अधिक प्रचलित था। ठीक है, और यहीं पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। इतिहासकार स्मिथ इन्होंने समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धि को देखते हुए उसे भारत का नेपोलियन कहकर भी पुकारा था। तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त। किसने कहा था? स्मिथ ने। क्या थे? इतिहासकार। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? कपिल, गौतम, नागार्जुन, चारवाक। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन ए, कपिल। ऑप्शन ए। देखिए, सांख्य दर्शन में महर्षि कपिल को बहुत ही एक तरीके से बहुत ही सम्मान दिया जाता है, और महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि प्रतिष्ठापक आचार्य माना जाता है। उन्होंने सांख्य सूत्र देखिए, जहां से जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है वही हम आपको बताते चलते हैं, ये नहीं पूरा ब्यौरा। अब यहां से ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, बस ये पूछा जाता है सांख्य दर्शन के मतलब प्रतिष्ठाता कौन है, सांख्य दर्शन की स्थापना किसने की, या फिर इसके फादर कौन है? तो ये हैं कौन? कपिल हैं। और इन्होंने सांख्य सूत्र और तत्व समास नामक ग्रंथ की रचना की। सांख्य सूत्र और तत्व समास। क्लियर हो गया? चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी के लिए, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया? तराइन का जो युद्ध था ये पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया? कई बार ये क्वेश्चन आप कवर करते हैं, लेकिन कई बार हमेशा गलती भी करते रहते हैं। तो कम से कम हमेशा एक टारगेट रहे, जितने भी क्वेश्चन आप देखें वो दोबारा फिर से गलत कभी ना हो। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं ना, तो सच में कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती आपसे। मतलब गलती होना स्वाभाविक है, लेकिन गलती कम हो, हमारा उद्देश्य ये रहता है। राइट, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर दिख रहा है, बढ़िया से दिख रहा है। वेरी गुड, विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, मोहम्मद घोरी। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद घोरी को पराजित किया था। पहला युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने किसको पराजित किया? मोहम्मद गौरी को पराजित किया। दूसरा जो तराइन का युद्ध होता है 1192 में होता है। आपको एससीईआरटी में मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरीके से तैयारी होती है। तो 1192 में हुआ, और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया? पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। ठीक है, पहले में मोहम्मद गौरी पराजित होता है, दूसरे में पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया मोहम्मद गौरी ने, और पहले में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। द्वितीय तराइन का युद्ध भारत में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध साबित हुआ, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग शुरू हुआ था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी सही हो जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? बड़ी इंपॉर्टेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है आप सभी के लिए। एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? शिव, कृष्ण, इंद्र या फिर हनुमान? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन ए शिव। ऑप्शन ए सही होता है शिव। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं शिव देवता को समर्पित हैं। ये कहाँ पर स्थित है? एलिफेंटा की गुफाएं ये मुंबई में स्थित हैं। मुंबई कोई जाए तो एलिफेंटा द्वीप पर जरूर जाना चाहिए। तो एलिफेंटा गुफा ये मतलब यहाँ पर पौराणिक जो देवता हैं उनकी बहुत ही बड़ी बड़ी सी मूर्तियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। इन मूर्तियों में त्रिमूर्ति शिव की जो मूर्ति है सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। एलिफेंटा की गुफा जो मतलब ये बनाई गई थी राष्ट्रकूटों के समय में बनी। किसके समय में? राष्ट्रकूटों के समय में बनी है ये। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। कब? 1333 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता की योग्यता से प्रभावित होकर के उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था। क्या? दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और उसे अपना दूत बना करके इब्न बतूता को कहां पर भेज दिया? पड़ोसी देश चीन के पास भेज दिया। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सभी स्टूडेंट वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर करते रहेंगे भाई। अपना प्यार और विश्वास दिखाइए ना इस चैनल के साथ, अपना प्यार और विश्वास दिखाइए। बिना आपके कुछ भी नहीं हो सकता, आपके बिना तो हमारा एक कदम चलना भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तो आप हैं तो हम हैं, और हम हैं तो आप बहुत आगे तक जाएंगे। तो प्यार से वीडियो को लाइक करते रहिए, दिल से करिए। जुड़िए तो दिल से जुड़िए, बिना मन से मत जुड़िए। ऐसे जुड़िए ना कि जो ये बंधन है वो हो जाए फेविकोल टाइप वाला, छुड़ाने से भी ना छूटे, चिपका रहे तगड़ा। क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा आपको बताना है, उर्दू, अरबी, फारसी या फिर हिंदी। चलिए जल्दी से गेस करिए, अगर नहीं आ रहा है तो ऑप्शन सी फारसी। वैसे आप लोग उर्दू लगाए होंगे। दिल्ली सल्तनत की जो राजकीय भाषा थी वो फारसी थी। राजकीय भाषा की बात हो रही है, ठीक है। और भारत में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी आती है, मतलब उसके बाद अंग्रेजी आई ना। तो भारत में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम कब बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। तो यहां पर आपका जवाब होगा 7 मार्च। कब? 7 मार्च 1835 को भारत में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम 7 मार्च 1835 ईस्वी को बनाया गया। अगला प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर, पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? विकल्प यहां पर हमारा कौन सा सही होगा? ध्यान से ऑप्शन पढ़िए और अच्छे से रिप्लाई करिए। पढ़ेंगे अगर ध्यान से तो रिप्लाई भी आपकी अच्छी आएगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है डी, पुरंदर की संधि शिवाजी ने राजा जय सिंह के साथ और कब की? 1665 में की। किस डेट को हुई? 22 जून। पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। यह संधि जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। किसके बीच? जय सिंह और शिवाजी के बीच हुई थी। इस संधि के तहत शिवाजी ने मुगलों को अपने राज्य का 23 किला दिया था। ठीक है, और यहीं पर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। औरंगजेब से मिलने के लिए जब शिवाजी आगरा गए तो औरंगजेब ने शिवाजी और उनके पुत्र संभाजी, शिवाजी के पुत्र का नाम है संभाजी, इनको आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया था। तो ये सारी चीजें होती थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बाबर ने तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी? ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है और खूब पूछे जाते हैं, मतलब धड़ाधड़ पूछे जाते हैं। बाबर ने तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी थी? फारसी, तुर्की, उर्दू या फिर अरबी?
ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, तुर्की भाषा में लिखी थी बाबर ने। ये तुजू के बावरी है क्या? ये बाबर की आत्मकथा है भाई। क्या है? आत्मकथा है। तुजू के बावरी ये बाबर की आत्मकथा है और किस भाषा में लिखी गई? इंपॉर्टेंट, तुर्की भाषा में। और इसे हम और किस नाम से जानते हैं? इसे हम जानते हैं बाबरनामा के नाम से भी। तो बाबरनामा के नाम से भी इसे जानते हैं। और यहीं पर एक चीज और भी जानते रहिए, सबको इतने से तसल्ली नहीं हुई भाई, तुर्की में लिखा है तो इसको और भी भाषा में लिखना ही है। तो एक क्वेश्चन और हम लोग के लिए तैयार हो जाता है, क्या कि तुजू के बावरी का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया पायंदा खां। इनका नाम है पायंदा खां, ये भी एक शख्स। और पायंदा खां फिर अब्दुल रहीम खान खाना, पायंदा खां और अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा तुजू के बावरी का फारसी में अनुवाद किया गया। खलिहर बैठे लोग थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? शाहजहां, अकबर, मुराद या फिर दारा शिको? गीता का फारसी में अनुवाद, चलिए भैया ये भी देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, दारा शिको। गीता का फारसी में अनुवाद दारा शिको ने करवाया था। दारा शिको कौन था? दारा शिको ये था शाहजहां का पुत्र, शाहजहां का पुत्र। ये मुगल राज परिवार की अगर हम बात करते हैं तो सबसे अधिक विद्वान था दारा शिको। इसने भागवत गीता, योग वशिष्ठ, उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। ठीक है। इसने ये देखिए, इसने सीर ए अकबर नाम से 52 उपनिषदों का अनुवाद फारसी में करवाया था। सीर ए अकबर, महान रहस्य, और रहस्य तो छिपे ही हैं। भागवत गीता, उपनिषद, इन सभी में ऐसे रहस्य छिपे हैं, हम लोग इसका कुछ भी नहीं जानते, एक लाइन भी नहीं जानते। हमें क्या पता, अरे एक लाइन पता हो जाती है, कोई सी भी लाइन, चाहे वो शायराना मोड में होती, क्या किसी ने ज्ञान दे दिया, ये किसी ने पोस्ट डाल दिया, वो हम पढ़ लेते 2 लाइन, तो 2 यहाँ पर पढ़े, 2 किसी को चिपका दिए, फिर लगता है कि वाह भाई, खुद से ही मतलब इतनी आत्मसंतुष्टि ये मिल जाती है कि हम कितने ज्ञानी हो गए हैं। वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, हर चीज में। कुरान है, भागवत गीता है, रामायण है, उपनिषद है, सब में भरा पड़ा हुआ है। लेकिन हमें फुर्सत कहाँ है? फुर्सत है भी तो समझने की कोशिश करेंगे, सारी चीज़ें आ जाती हैं। सभी का एक अल्टरनेट वे उपलब्ध रहता है, उसके हिंदी में भी अब आजकल अर्थ लिखे ही होते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, प्रश्न पूछा जा रहा है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? कौन था भाई, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, जहांगीर, हुमायूं, औरंगजेब या फिर अकबर? ऑप्शन यहाँ पर हमारा कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी से रिप्लाई करते रहिए, आप लोगों के रिप्लाई हम चेक कर रहे हैं, फटाफट से जल्दी रिप्लाई आपकी आनी चाहिए। ऐसे एकदम से इनएक्टिव होकर के नहीं। वनडे एग्जाम टारगेट चैनल से जुड़े हुए हैं तो अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए, और उपस्थिति ऐसी हो कि सामने वाले को पता चले। जहां भी आप उपस्थित रहें तहलका मचा करके रखिए। तहलका ऐसा कि किसी को डिस्टर्बेंस हुए बिना सॉलिड तरीके से प्रेजेंट रहें, ऐसे सॉलिड तरीके से ना कि सबकी निगाहें जरूर पहुंचे कि हाँ इस बंदे ने या इस बंदी ने सही रिप्लाई करी है। ठीक है, चलिए विकल्प यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन डी, अकबर। ऑप्शन डी सही हो जाता है अकबर। ऑप्शन डी सही हो जाता है अकबर। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था तो उस समय भारत का जो मुगल बादशाह था वो अकबर था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई कब थी? 1600 ईस्वी में। और अकबर का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1556 से लेकर के 1605 तक माना जाता है। तो 1600 बीच में आया कि नहीं आया? चलिए, और यहाँ पर अकबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते चलते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट से हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था? 1542 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के ये राणा वीरसाल थे, इनके महल में हुआ था।
ठीक है, चलिए और आपको बताते चलते हैं अकबर जो था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ सिंहासन पर बैठा था। बैरम खां को अकबर का संरक्षक माना जाता है, अकबर का संरक्षक माना जाता है बैरम खां को, पूछा गया क्वेश्चन है। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पूछा जाता है अकबर से रिलेटेड, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 को हुई थी। 5 नवंबर 1556 को हुई थी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? अकबर और हेमू के बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अच्छा, यहां पर आपको बताना है कि इसमें विजय किसकी हुई थी। चलिए ये क्वेश्चन आप पर छोड़ते हैं, ठीक है। चलिए और यहां पर आपको बताते चलते हैं हल्दी घाटी का भी युद्ध हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून कब हुआ था? 18 जून 1576 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मेवाड़ के शासक थे महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में किसकी विजय हुई थी? अकबर की विजय हुई थी। और इस युद्ध में जो मुगल सेना थी उसका नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन पूछा गया है। मान सिंह और आसफ खान ने किया था। अकबर का जो सेनापति था वो था मान सिंह, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म का जो प्रधान पुरोहित था वो अकबर ही था। दीन ए इलाही धर्म का संबंध अकबर से था, इसने ही चलाया। और दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू शासक कौन था? वो था बीरबल था। ये सारे क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड हैं, रिलेटेड हैं। आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही चलने चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छे लेवल की है ना, जहां पर महाराणा प्रताप आ गया तो महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हो जाती है? कब हुई? 57 वर्ष की उम्र में हो जाती। कब हुई? 1597 ईस्वी में हुई। और फिर अगर यहाँ पर बात आ जाती है जैसे अकबर की, तो अकबर से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन, जैसे पानीपत की दूसरी लड़ाई, हल्दी घाटी का युद्ध, फिर उसके बाद से दीन ए इलाही धर्म, जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो अकबर के शासनकाल में कौन सी राजस्व प्राप्ति की प्रणाली प्रचलित थी। आप यहाँ पर ये हलवा खाने नहीं जा रहे एग्जाम में, सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर। और इस तरीके से इतने अच्छे लेवल का क्वेश्चन आएगा, बढ़िया आएगा, देख लीजिएगा। तो राजस्व प्राप्ति की अकबर के शासनकाल में जो प्रणाली प्रचलित थी उसका नाम क्या था? जब्ती प्रणाली प्रसिद्ध थी, प्रचलित थी, ठीक है। और अकबर के एक दीवान थे जिसका नाम था राजा टोडरमल। इन्होंने दहसाल बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। और जो तानसेन पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन, तानसेन ये अकबर के दरबार का संगीतकार था, ठीक है। अकबर के दरबार का एक प्रसिद्ध चित्रकार था जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका नाम है अब्दुस समद, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अकबरनामा, ये भी पूछा जाता है। अकबरनामा। कुछ और भी छूट रहा हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा, मैम आपने ये नहीं बताया, ये क्वेश्चन छूट रहा है आपसे। आप तब हम जानेंगे कि हमारे बच्चे एकदम से लाइन पर आ रहे हैं, अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अकबरनामा किसने लिखी? अबुल फजल ने। किसने लिखी? अबुल फजल ने, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए अकबर के दरबार के जो नौरत्न थे वो पूछा जाता है। तो कौन कौन से थे? अबुल फजल के नाम से याद आया। तो अबुल फजल पहले, दूसरा फैजी, तीसरा तानसेन, चौथा बीरबल, पांचवा टोडरमल, छठा राजा मान सिंह, सातवां अब्दुल रहीम खान खाना, आठवें थे फकीर थे अजीजुद्दीन, नौवें थे मुल्ला दो प्याजा। ये 9 लोग अकबर के दरबार के नौरत्न थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो गए अकबर से रिलेटेड। नेक्स्ट है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। वेरी गुड, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। ऑप्शन ए 8 अप्रैल 1857 को।
1857 के विद्रोह के समय मंगल पांडे बैरकपुर, कहाँ पर, बैरकपुर छावनी का एक जवान था। इन्होंने 29 मार्च 1857 को कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था और अपने 2 अधिकारियों को गोली मार करके इन्होंने हत्या कर दी थी। तो इसी वजह से 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई थी और 1857 के विद्रोह के समय शहीद होने वाला पहला जवान मंगल पांडे को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, 8 अप्रैल 1857। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल कृष्ण गोखले, ज्योतिबा फुले, शिवनाथ शास्त्री या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले। 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की। इनका जन्म कब हुआ था? 1827 में एक माली के घर में हुआ था। इन्होंने शक्तिशाली। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज की क्लास हो जाती है कंप्लीट। करेंगे सभी क्वेश्चंस का सुपरफास्ट रिवीजन। तो सुपरफास्ट रिवीजन का ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप लोग इसे जरूर ज्वाइन किया करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुपरफास्ट रिवीजन को। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल से संबंध रखती है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा डी सही हो जाता है, आद्य ऐतिहासिक युग। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय अर्थ क्या होता है? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, मृत मनुष्यों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें से खोजा जा सकता है? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है बी, सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है सी, जैन धर्म। नेक्स्ट है, उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन काल में नाम, विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, अवंतिका। अगला प्रश्न, सिकंदर ने हाइड स्पीच के युद्ध में किसको हराया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए सही हो जाता है, पोरस। अगला, सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, इनकी राजधानी का नाम उस समय क्या था? ऑप्शन सी सही हो जाता है, पाटलिपुत्र। किस गुप्त सम्राट ने अपना नाम कविराज रखा? ऑप्शन ए सही हो जाता है, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? ऑप्शन ए सही हो जाता है, कपिल। नेक्स्ट, तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तराइन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, मोहम्मद गौरी। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंटा की गुफाएं किस देवता को समर्पित हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है, शिव जी को। नेक्स्ट है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन सही हो जाता है सी, मोहम्मद बिन तुगलक के। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन सी सही हो जाता है, फारसी। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा, ऑप्शन सी सही हो जाता है, फारसी। पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? पुरंदर की संधि शिवाजी ने कब और किसके साथ की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, 1665 में राजा जयसिंह के साथ। नेक्स्ट है, बाबर ने तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी? बाबर ने तुजुक ए बावरी किस भाषा में लिखी? तुजुक ए बावरी, ऑप्शन बी, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गीता का फारसी में अनुवाद किसने कराया? गीता का फारसी में अनुवाद, ऑप्शन डी सही हो जाता है, दारा शिकोह ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, अकबर। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? मंगल पांडे को फांसी, ऑप्शन ए सही हो जाता है, 8 अप्रैल 1857 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, ज्योतिबा फुले। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहाँ पर कंप्लीट होती है और ये सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी। देखिए, थ्योरी की क्लासेस हम करवा रहे हैं, एसएसटी और साइंस की जो थ्योरी क्लास है वो कवर करवा रहे हैं, साथ ही साथ में आपकी हिंदी जो लैंग्वेज की क्लास है वो सर कवर करवा रहे हैं, मैथ्स रीजनिंग सर कवर करवा रहे हैं।
तो कहने का मतलब सारी क्लासेस आपको वनडे एग्जाम टारगेट पर मिल रही, थ्योरी और साथ ही साथ में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और उसका बेस है एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक। ठीक, तो फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए ये रहा। आज का सवाल आप सभी के लिए, बाबर ने तुझो के बावरी किस भाषा में लिखी? फारसी, तुर्की, उर्दू या फिर अरबी? ऑप्शन कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अगर आप लोगों ने क्लास अच्छे से की होगी, जितने भी कंटेंट हमने आपको दिए, प्रोवाइड कराया, एक्स्ट्रा फैक्ट बताया, तो आप लोग इसकी रिप्लाई अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, आपकी क्लासेस कंटिन्यू चल रही हैं एकदम से ताबड़तोड़ अच्छे कंटेंट के साथ। फ्री क्लासेस एकदम से, कोई भी पैसा नहीं, कोई भी पेड कोर्स नहीं, कुछ भी नहीं, कोई भी सुपर चैट नहीं, तो सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है वनडे एग्जाम टारगेट पर। तो जुड़िए और अपनी सफलता की कहानी को लिखिए। तो मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय